Hello friends, in this video we will discuss some GATE previous year questions. These previous year questions are related to entropy. In previous videos we have discussed the previous year questions related to earlier topics like first law, heat and work transfer, basic concepts, ideal gas equations. If you want to solve previous year questions related to these topics, you can refer previous videos. Here all the numericals are related to entropy, and these all are GATE previous year questions and helpful for other engineering competitive examinations. So let's start our discussion with question number 33. This is GATE 2014 problem. A reversible heat engine received 2 किलोजूल ऑफ हीट. देखिए जो हीट इंजन हमें दे रखा है वो रिवर्सिबल है बेसिकली, ये हमें ध्यान रखना है. रिवर्सिबल हीट इंजन के बारे में हम जो कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियोज है जो मॉर्निंग में हम अपलोड करते हैं उनमें हम डिस्कस कर चुके हैं. यदि आपको इस टर्म में डाउट है तो यू कैन रेफर द वीडियो ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वहाँ हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है. रिसीव 2 किलोजूल ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर ऑफ 1000 Kelvin. दिस इज गोइंग टू रिसीव a heat of 2 किलोजूल. ओके, कहाँ से? फ्रॉम अ रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर दे रखा है हमें 1000 Kelvin एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एट 800 Kelvin. तो हमें जो हीट इंजन है वो दो रिजर्वायर से हीट अब्जॉर्ब कर रहा है. दिस इज अ रिवर्सिबल हीट इंजन. ओके, अब ये जो हीट इंजन है दिस इज गोइंग टू अब्जॉर्ब हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर विच इज एट 1000 Kelvin, और यहाँ से ये अब्जॉर्ब कर रहा है 2 किलोजूल अमाउंट ऑफ हीट. एक दूसरा रिजर्वायर है जहाँ से ये हीट अब्जॉर्ब कर रहा है एंड दैट रिजर्वायर इज बेसिकली एट द टेम्परेचर ऑफ 800 Kelvin. तो यहाँ पे जो रिजर्वायर हमें दे रखा है ये 800 Kelvin है और यहाँ से कुछ एक्स अमाउंट ऑफ हीट मान लो ये अब्जॉर्ब कर रहा है. ठीक है, इसने लिखा है कि एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम रिजर्वायर एट दिस, तो इट इज़ गोइंग टू अब्जॉर्ब हीट वी नो फ्रॉम दिस रिजर्वायर एट 1000 Kelvin एंड 800 Kelvin. इट रिजेक्ट 1 किलोजूल ऑफ हीट टू अ रिजर्वायर एट 400 Kelvin. इसका मतलब क्या है कि there is another reservoir where it is going to reject some amount of heat, and this is the reservoir at 400 Kelvin, and this heat engine is going to reject the 1 kilojoule of heat and some amount of work it is going to produce, that is W basically. वो हमें कैलकुलेट करना है कि द नेट वर्क आउटपुट ऑफ द साइकिल विल बी. सो दिस इज द बेसिक डायग्राम हियर एंड वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच इज द वर्क आउटपुट. अब देखिए यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ था कि दिस इज अ रिवर्सिबल हीट इंजन बेसिकली. तो जब भी यहाँ पे हमें हीट इंजन रिवर्सिबली ऑपरेट करेगा सो दिस नेट चेंज इन एंट्रोपी विल बी बेसिकली ज़ीरो. यहाँ पे जो डेल्टा एस का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो क्योंकि इट इज़ ऑपरेटिंग रिवर्सिबली. अब यहाँ पे देखिए ये जो सिस्टम है इट इज़ गोइंग टू रिजेक्ट 2 किलोजूल ऑफ हीट. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है. हीट इंजन तो देखिए एक साइक्लिक डिवाइस है और कंप्लीट साइकिल में जो एंट्रोपी चेंज होता है वो जीरो होता है. तो देखिए यहाँ पे ये रिजर्वायर हीट रिजेक्ट कर रहा है, ये रिजर्वायर हीट रिजेक्ट कर रहा है, ये रिजर्वायर हीट अब्जॉर्ब कर रहा है. तो इनका जो नेट एंट्रोपी चेंज होगा दैट शुड बी जीरो. ठीक है, क्यों? क्योंकि हियर देयर इज द रिवर्सिबल हीट इंजन इज गिवन. ठीक है, तो हम नेट एंट्रोपी चेंज जब जीरो करेंगे सो दैट विल बी माइनस ऑफ 2000. देखो एनर्जी है जो 1000 Kelvin जो सोर्स है वहाँ से रिजेक्ट हो रही है, सो माइनस क्यू अपॉन टी. ठीक है, अब देखो ये वाला जो रिजर्वायर है ये एक्स जूल अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर रहा है तो माइनस ऑफ एक्स अपॉन 800 प्लस देखो ये है जो 1 किलो जूल अब्जॉर्ब कर रहा है तो जूल में हमें लिखना है तो 1000 अपॉन 400. ओके, सो दिस शुड बी इक्वल टू जीरो. ये जीरो के बराबर होना चाहिए. ठीक है, अब देखिए हमारे पास जब हम इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे इफ़ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा. दिस आई एम गेटिंग टू बी 2.5. सो जहाँ जब मैं सॉल्व करता हूँ तो इट विल बी 0.5 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 800. सो आई एम गेटिंग एक्स इक्वल्स टू 400 जूल आता है. ठीक है, अब हम यहाँ पे एनर्जी बैलेंस लगाएंगे. ठीक है, ये हमारे पास 400 जूल आया है, ये 2 किलो जूल इज बेसिकली इक्वल्स टू 2000 जूल, ये 1 किलो जूल इज नथिंग बट 1000 जूल. ओके, सो अब देखिए 2000 जूल हीट इंजन ने यहाँ अब्जॉर्ब किया, 400 जूल एक्स का वैल्यू हमारे पास आया है, ये इसने
800 केल्विन से अब्जॉर्ब किया और 1000 जूल जो है यहाँ इसने रिजेक्ट किया है। तो जब हमने एनर्जी बैलेंस लगाते हैं यहाँ पे अप्लाइंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हियर, तो हम जब एनर्जी बैलेंस लगाएंगे सो आई कैन फाइंड आउट द वर्क फ्रॉम हियर। सो W will be equals to 2000 plus 400 minus 1000. ओके, सो इट विल बी इक्वल्स टू 1400. सो W का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास आ जाएगा, देखो 2000 इसने अब्जॉर्ब किया हीट इंजन ने, 400 दूसरे रिजर्वायर से अब्जॉर्ब किया और 1000 रिजेक्ट कर दिया. सो दैट इज 1400 जूल. इफ आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इनटू किलो जूल आई एम गेटिंग 1.4 किलो जूल. सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है. तो आंसर विल बी इक्वल्स टू 1.4 किलो जूल. सो देखो रिवर्सिबल हीट इंजन हमें दे रखा था, तो इट इज़ गोइंग टू ऑपरेट रिवर्सिबली. सो नेट एंट्रोपी चेंज विल बी इक्वल्स टू 0. ओके, तो ये हमने एंट्रोपी चेंज 0 करके एक्स का वैल्यू निकाला और वर्क हमने कैलकुलेट कर दिया. नेक्स्ट पार्ट इज विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 34. दिस इज गेट 2014 प्रॉब्लम. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन डिस्क्राइब एन इरिवर्सिबल हीट इंजन. तो हीट इंजन है लेकिन दैट इज इरिवर्सिबल. सो यहाँ पे आप देखिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा कोई भी हमारे पास हीट इंजन नहीं होता है जो कंप्लीट हीट को वर्क में कन्वर्ट कर देगा. तो इरिवर्सिबल हीट इंजन बेसिकली क्या होगा कि यहाँ हमने कोई हीट इंजन ड्रॉ कर रहा हूँ. It is going to absorb some amount of heat Q1 from here and it have to definitely reject some amount of heat. चाहे वो रिवर्सिबल ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट तो उसे रिजेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे यदि मैं साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हीट देखता हूँ फॉर दिस हीट इंजन, तो इसमें देखो Q1 अमाउंट ऑफ हीट ऐड हुआ है माइनस Q2 इसने रिजेक्ट किया है. सो दिस इज नथिंग बट द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल Q. अब हमेशा Q1 ज़्यादा होगा Q2 से. Q1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन Q2. इट इज़ ऑलवेज. ठीक है ना, ये हमेशा, क्योंकि इसमें से एनर्जी कंजर्वेशन आप लगाओगे तो आप क्या लिखते हो, Q1 इक्वल टू W प्लस Q2. Q1 इक्वल्स टू W प्लस Q2 लिखोगे ना. ये एनर्जी कंजर्वेशन है, दैट इज Q1 इक्वल्स टू W प्लस Q2. तो अब मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हीट, तो ये तो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 आएगा. दिस इज बेसिकली ग्रेटर देन 0. देखो इसमें किस ऑप्शन में है, या तो ये ऑप्शन हो सकता है या ये ऑप्शन हो सकता है. देखिए अब हमें डेल क्यू अपॉन टी देखना है, तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू अपॉन टी, ये बेसिकली दिस इज नथिंग बट क्लॉसियस इनइक्वालिटी. अब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दिस साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू अपॉन टी दिस इज बेसिकली लेस देन और इक्वल टू 0. लेस देन 0 कब होता है, जब इरिवर्सिबल होता है. इक्वल टू 0 कब होता है, जब हमारा साइकिल रिवर्सिबल होगा. तो जब हमारा साइकिल इरिवर्सिबल है तो इट इज़ लेस देन 0. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. ये क्लॉसियस इनइक्वालिटी वाली वीडियो में हमने डिटेल से डिस्कस किया है कि बेसिकली द क्लॉसियस इनइक्वालिटी हमें बताता है कि द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू अपॉन टी इज लेस देन इक्वल टू 0. किसी भी साइकिल में जब मैं डेल क्यू अपॉन टी का इंटीग्रेशन करता हूँ तो आई एम गेटिंग लेस देन और इक्वल टू 0. लेस देन कब होगा, जब इरिवर्सिबल होगा. इक्वल टू कब होगा, जब साइकिल रिवर्सिबल होगा. तो यहाँ पे इरिवर्सिबल हीट इंजन था तो लेस देन 0 आया है. ठीक है, ये लेस देन 0 आया है. ठीक है, और डेल क्यू का साइक्लिक इंटीग्रल ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 आएगा. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35. दिस इज गेट 2014 प्रॉब्लम बेसिकली. This we are going to discuss here. A closed system contains 10 kg of saturated liquid ammonia at 10 degrees Celsius. Heat addition required to convert the entire liquid into saturated vapor at constant pressure is 16.2 megajoule. We are going to add some amount of heat, and if we are adding the heat, the working fluid, the liquid which is the saturated liquid ammonia, that is going to convert into saturated vapor at constant pressure if the entropy of the saturated liquid is 0.88 kilojoule per kg Kelvin. The entropy of saturated vapor we have to find out. अब देखिए यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है ये जो बेसिकली प्रोसेस हो रहा है जो हीट एडिशन का, ये हीट एडिशन का जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर पे है. ठीक है, अब जब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन हो रहा है और बेसिकली जो फ्लूइड है जो दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट इट्स स्टेट फ्रॉम सैचुरेटेड लिक्विड टू सैचुरेटेड वेपर. तो बेसिकली यदि मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ
तो दिस इज, यहाँ सैचुरेटेड लिक्विड होगा, यहाँ सैचुरेटेड वेपर होगा। तो बेसिकली ऐसे स्टेट चेंज हुआ है। दीज आर बेसिकली कांस्टेंट प्रेशर लाइंस, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइंस है। ये बेसिकली मैं टीएस डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस टीएस डायग्राम में दीज आर बेसिकली कांस्टेंट प्रेशर लाइंस हियर। अब आप मुझे बताइए, जब यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड था और यहाँ पे सैचुरेटेड वेपर है, तो जब एंट्रोपी चेंज का मैं फॉर्मूला देखता हूँ तो दैट इज़ नथिंग बट कि हाउ मच इज़ द लेटेंट हीट विच वी हैव सप्लाइड अपॉन द टेम्परेचर टी। जब आइसोथर्मल केस में जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला क्या होगा, दैट एस जी माइनस एस एफ दैट इज़ नथिंग बट एच एफ जी अपॉन टी, ये फॉर्मूला होगा। अब देखो एच एफ जी इज़ नथिंग बट द इंथैल्पी चेंज जो हमने यहाँ पे एनर्जी सप्लाई किया है। अब हाउ मच एनर्जी वी हैव सप्लाइड बेसिकली हियर, कितना एनर्जी हमने यहाँ सप्लाई किया है, देखिए दैट इज़ नथिंग बट द एच जी माइनस एच एफ, ये हमने एनर्जी सप्लाई किया है। और वो जो हमें गिवन है जो हीट एडिशन, वो हमें दे रखा है 16.2 मेगा जूल, दैट इज़ गिवन टू अस, दैट इज़ 16.2 मेगा जूल। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एच एफ जी का वैल्यू है ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ 16.2 मेगा जूल। इतना एनर्जी हमने सप्लाई किया। और जो ये आपका फ्लूइड, वर्किंग फ्लूइड है, ये सैचुरेटेड लिक्विड से सैचुरेटेड वापर में कन्वर्ट हो गया। एस एफ का वैल्यू हमें दे रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन में। द वैल्यू ऑफ एस एफ गिवन हियर इज द एंट्रोपी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड इज 0.88। तो यहाँ पे एंट्रोपी का जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 0.88। हमें यहाँ एंट्रोपी कितना होगा ये हमें निकाल लेना है, ठीक है। तो देखो एस जी हमें फाइंड आउट करना है, माइनस एस एफ इज बेसिकली 0.8, दिस इज इक्वल टू एच एफ जी इज 16.2 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई द टेम्परेचर। एंड व्हाट इज द टेम्परेचर बेसिकली हियर, that is 10 degree Celsius, okay, this temperature here 10 degree Celsius, so I'm going to divide by 283 क्योंकि केल्विन में हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा ये। सो एस जी का जो वैल्यू हमारे पास आएगा यहाँ से, आई एम गेटिंग एस जी इक्वल्स टू 0.88 प्लस 16.2 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 283, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आई एम गेटिंग दिस वैल्यू इक्वल्स टू, ये तो 0.88 ही रहेगा। इसको सॉल्व करता हूँ कैलकुलेटर में, सो आई एम गेटिंग 5.724 एंड यू विल बी गेट अप्रॉक्सीमेटली 6.60 किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो आपके पास एस जी का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 6.60 किलो जूल पर केजी केल्विन, यू विल गेट दिस आंसर। सो आई होप आपको क्लैरिटी हुआ है इस क्वेश्चन में। आसान प्रॉब्लम है बेसिकली, ठीक है, एंड वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये वाला। इफ एनी डाउट इन दिस प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, आई विल बी रिप्लाइंग देयर। क्वेश्चन नंबर 36, गेट 2017 प्रॉब्लम, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस प्रॉब्लम। A heat pump absorbs 10 kilowatt of heat from outside environment at 250 Kelvin. While absorbing 15 kilowatt of work, it delivers the heat to a room that must be kept warm at 300 Kelvin. The coefficient of performance of the heat pump will be equals to. गेट 2017 का स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, देखिए इट विल टेस्ट यू द नॉलेज ऑफ हीट पम्प। तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ हीट पम्प हियर, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें हीट पंप का जो बेसिक फंक्शन होता है वो पता होना चाहिए कि वी आर गोइंग टू वार्म और वी आर गोइंग टू मेंटेनिंग दिस reservoir at the higher temperature comparative to the surrounding, and we are going to maintaining this at higher temperature, so we have to keep on supplying heat basically. So it is basically absorbing some amount of heat from the low temperature reservoir, we are going to supply some amount of heat and it is going to supply at हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे ये इसको भेज देगा। तो अब देखिए इसने बोला है कि इट अब्जॉर्ब्स 10 किलोवाट ऑफ हीट फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट, तो ये बाहर से जितना हीट अब्जॉर्ब कर रहा है दैट इज़ 10 किलोवाट बेसिकली। यहाँ पे टेम्परेचर बाहर का दे रखा है सराउंडिंग का 250 केल्विन। वाइल अब्जॉर्बिंग 15 किलोवाट ऑफ वर्क, तो वर्क का वैल्यू इसने दे रखा है 15 किलोवाट। एंड डिलीवर्स द हीट टू अ रूम विच इज़ केप्ट वार्म एट 300 केल्विन। तो ये देखो सराउंडिंग से हमें इसको हॉट रखना है ना, तो हमें COP निकालना है। तो COP का फॉर्मूला होता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट।
COP is nothing but desired effect divided by यहाँ एनर्जी इनपुट। यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट हमारे पास क्या है? डिजायर्ड इफेक्ट इज नथिंग बट दिस Q1. So Q1 divided by the energy input in form of work we are supplying energy here. So that is basically COP of heat pump here. अब Q1 का वैल्यू हमें नहीं पता है, तो Q1 का वैल्यू हम एनर्जी कंजर्वेशन से निकालेंगे। सो यहाँ पे आई कैन राइट डाउन Q1 इक्वल्स टू W प्लस Q2 बाई एनर्जी कंजर्वेशन फॉर द हीट पम्प। यहाँ जब हम हीट पंप के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे सो Q1 इक्वल टू W प्लस Q2 हमें 10 दे रखा है, W हमें 15 दे रखा है, ठीक है। सो W जो वर्क हमने सप्लाई किया है दैट इज़ 15 एंड Q2 इज बेसिकली 10। सो Q1 का जो वैल्यू आएगा दैट इज़ 25 किलोवाट। अब हमें COP कैलकुलेट करना था, तो COP का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, COP ऑफ हीट पंप वी हैव टू फाइंड आउट। So this will be equal to desired effect is 25 kilowatt. The work input here is basically 15 kilowatt. I'm going to solve this. I'm getting 5 by 3 and that is 1.66. So this is basically the COP of heat pump. So answer will be 1.66. So our answer is lying in between the range. So our answer is correct. So this is a very standard problem. ठीक है, डिजायर्ड इफेक्ट इसमें होता है Q1। क्यों Q1 होगा? क्योंकि हमें जो हमारे सिस्टम को सराउंडिंग से ज़्यादा टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखना है, तो ये हम तभी कर पाएंगे जब हम यहाँ इसको कॉन्टिन्यूसली हीट सप्लाई करते रहेंगे। सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू सप्लाई हियर द एनर्जी फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वायर टू हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। हीट हम लो से हाई टेम्परेचर तक भेज रहे हैं, तो इसके लिए हमें देखो वर्क कुछ सप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है। तो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ड्यूरिंग द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वहाँ हमने कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट ये डिस्कस किया था। वहाँ इन टॉपिक्स के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया है रिगार्डिंग हीट पंप एंड लाइक हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर्स। तो यदि इनमें आपको कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन रेफर दोज वीडियोज विच आर related to second law of thermodynamics. There we have discussed these topics in detail. The theoretical portion we have discussed there. Next problem is basically GATE 2017 problem. It is again a standard problem. 1 kg of an ideal gas, the gas constant is 287 joule per kg Kelvin, undergoes an irreversible process from state 1, and it is given here 1 bar and 300 Kelvin, to state 2 which is 2 bar and 300 Kelvin. The change in specific entropy of the gas in the process is, we have to find out what is the change in specific entropy basically, ठीक है। व्हाट वुड बी द चेंज इन स्पेसिफिक एंट्रोपी, इसका डायरेक्ट रिजल्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। चाहे प्रोसेस हमारा इरिवर्सिबल हो चाहे रिवर्सिबल हो, जो हमारे फॉर्मूलेज हैं एंट्रोपी चेंज वाले, ओके, वो हमें सेम रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि एंट्रोपी जो होता है वो पॉइंट फंक्शन होता है। तो दो स्टेट्स के बीच में यदि मुझे एंट्रोपी चेंज निकालना है तो चाहे वो मैं इसी रिवर्सिबल पाथ से निकाल लूँ चाहे इरिवर्सिबल पाथ से, दैट विल बी सेम बिकॉज एंट्रोपी इज ए पॉइंट फंक्शन। तो यहाँ से इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज CP ln T2 बाई T1 माइनस R ln P2 बाई P1। ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है बेसिकली। ये जो फॉर्मूला आता है दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम TDS इक्वेशंस दैट इज इक्वल्स टू DH माइनस VdP। तो यदि आपको इससे दिक्कत है तो आप TDS इक्वेशंस वाला वीडियो चेक देख सकते हो, यदि आपको डिराइव नहीं करना आ रहा तो ये हमने डिस्कस किया हुआ है। तो दिस इज बेसिकली CP का जो वैल्यू है, अब आप देखिए ये बेसिकली आपको R का वैल्यू गिवन है, ठीक है, दैट इज़ 287। अब यहाँ पे एंड बेसिकली वी आर गिवन हियर द आइडियल गैस एंड वी हैव टू फाइंड आउट द चेंज इन द स्पेसिफिक एंट्रोपी। ये जो R का वैल्यू है 287, ये हमें पता है ये एयर के लिए होता है। दिस इज बेसिकली 287 जूल पर केजी केल्विन, वी नो दिस इज वैलिड फॉर एयर, ठीक है। और हमें पूछा है स्पेसिफिक एंट्रोपी, तो यहाँ पे जब हम ये फॉर्मूला लगाता हूँ तो हमें टेम्परेचर्स भी दे रखे थे, प्रेशर भी दे रखे थे। अब T2 और T1 तो सेम है, देखो टेम्परेचर 300 केल्विन 300 केल्विन, तो ये तो जीरो हो जाएगा ये टर्म, तो हमें CP का ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये पूरा टर्म जीरो हो चुका है। अब हमें केवल इसको सॉल्व करना है, तो हमारे पास चेंज इन स्पेसिफिक एंट्रोपी आ जाएगा। तो R का वैल्यू हमें दे रखा था R का वैल्यू 287 दे रखा था, इंटू ln P2 बाई P1 करना है। P2 कितना है 2 बार है, P1 कितना है 1 बार है, तो दैट विल बी P2 बाई P1 इज नथिंग बट 2। So if I am going to solve this equation, I will be getting minus of 198.933
joule per kg Kelvin. So this is basically the change in the specific entropy during this process. So आंसर देखो हमारा इस रेंज में लाई कर रहा है, we are lying in this range, so our answer is correct. Okay, so I hope this question is clear to you. If any doubt, then you can ask in comment box. Next is question number 38. An ideal gas undergoes a process from state 1, T1 equals to 300 Kelvin, P1 equals to 100 kilopascal, to a state 2, T2 equals to 600 kilopascal, P1 equals to 500 kilopascal. The specific heat of ideal gas are Cp equals to 1 and Cv equals to 0.7 किलोजूल पर kg Kelvin. ये हमें स्पेसिफिक हीट्स का वैल्यू गिवन है. अब हमें निकालना है चेंज इन स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस. ओके, फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 हमें चेंज बताना है स्पेसिफिक एंट्रोपीज का. तो अब देखिए, जब मैं चेंज कैलकुलेट करता हूँ, दैट इज S2 माइनस S1. ओके, एंड दिस चेंज विल बी बेसिकली इक्वल्स टू, हमें टेम्परेचर्स दे रखा है, प्रेशर दे रखा है दोनों स्टेट का. ठीक है, इनिशियली हमें T1 दे रखा है, P1 दे रखा है, फाइनल स्टेट के हमें स्टेट के वेरिएबल्स दे रखे हैं, Cp Cv का वैल्यू दे रखा है, और आइडियल गैस हमें गिवन है. तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम फॉर्मूला लगा सकते हैं. ड्यूरिंग स्टेट 1 टू स्टेट 2 टेम्परेचर प्रेशर गिवन है, तो सेकेंड TDS इक्वेशन से जो हम डिराइव करते हैं, दैट Cp ln T2 by T1 माइनस R ln P2 by P1. So I can use this formula directly. This equation is derived from TDS equations. Okay, so I am getting Cp equals to given as 1 kilojoule per kg Kelvin. तो Cp 1 है इंटू ln T2 by T1. तो T2 कितना है 600, T1 है 300. तो दैट इज इक्वल्स टू 600 डिवाइड बाय 300 माइनस R का वैल्यू कितना हो जाएगा. देखो R इज बेसिकली 0.3, क्योंकि R जो होता है वो Cp माइनस Cv होता है. R इक्वल टू Cp माइनस Cv फॉर आइडियल गैस. ठीक है, तो Cp हमें 1 दे रखा है, Cv हमें 0.7 दे रखा है, आई एम गेटिंग 0.3, तो R का वैल्यू 0.3 हो जाएगा. ln P2 by P1, P2 कितना है, P2 is given as 500 and P1 is given as 100. That is nothing but 500 upon 100. तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, बेसिकली आई एम गेटिंग ln 2 माइनस 0.3 इंटू ln 5. ओके, if I am solving this problem, that ln 2 minus 0.3 into ln 5, you can solve and you will be getting your answer, that is 0.2 approximately. ठीक है, 0.21 approximately 0.21 you will get, and the unit will be basically kilojoule per kg Kelvin. Okay, so unit हमारे पास हो जाएगा इसका किलोजूल पर kg Kelvin. तो ये हमारे पास जो आंसर आया है, ये आया है S2 माइनस S1, जो हमने चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट किया है. ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है. दिस इज अ फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम बेसिकली एंड गेट्स 2 मार्क प्रॉब्लम. अब ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं और ये इक्वेशन से डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है. आई होप आपको ये वीडियोस से क्लैरिटी हुआ है, न्यूमेरिकल्स यू आर एबल टू सॉल्व. सो इफ़ एनी डाउट इन दिस वीडियोज यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स. So thank you so much for watching this video. Thanks a lot. Bye.